नमस्कार, आप देख रहे हैं फिश फार्मिंग। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बायोफ्लॉक पद्धति के जरिए सिंघी मछली पालन करने की ऐसी तरकीब बताने जा रहा हूं जिसके जरिए आप बेहद आसानी से बायोफ्लॉक टैंक में सिंघी मछली का पालन कर सकते हैं और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। जो जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने जा रहे हैं, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है और ना ही यूट्यूब से ली गई चीजें हैं। भारत का पहला टैंक वाला बायोफ्लॉक हमने ही सेटअप किया था और उस बायोफ्लॉक फार्म पे पिछले 6 साल का मेरा जो अनुभव है और हमने जो प्रोटोकॉल सेट किया है सिंघी मछली पालन को लेकर, जिसे हम अपने मछली फार्म पे खुद भी फॉलो करते हैं, वो इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। चूंकि एक पूरे साइकिल का ये सीरीज होगा और उस सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें शुरुआत करने में कौन कौन से स्टेप आपको लेने चाहिए जो मैं लेता हूं वो आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज का अगला वीडियो जब आएगा तो वो आपके पास तक पहुंचेगा। और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि आधा सफर आप तय कर लेंगे, क्योंकि जो परेशानी बायोफ्लॉक में फार्मर्स को होती है वो शुरुआत में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है, और उसके बाद जब एक बार बायोफ्लॉक का कल्चर सेट होता है तो सिर्फ चिंता ग्रोथ की रहती है। तो इसलिए इस वीडियो में शुरुआत के महत्वपूर्ण स्टेप्स आपको मैं बता रहा हूं, और इस पूरे सीरीज को अगर आप देखेंगे तो बायोफ्लॉक में सिंघी फिश फार्मिंग में जीरो से हीरो तक का सफर कैसे तय करें ये जरूर सीख जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बायोफ्लॉक पद्धति के जरिए सिंघी मछली पालन की शुरुआत का सबसे पहला स्टेप टैंक की साफ सफाई है। आपका अगर नया सेटअप है या फिर आपके पास पुराना सेटअप है, दोनों ही स्थिति में टैंक की साफ सफाई जरूरी है। हमारे यहाँ फार्म पे टैंक की साफ सफाई के लिए हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप सर्फ कहते हैं। आप डिसइंफेक्टेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट जो है वो महंगा होता है और सर्फ से भी हमारा काम चल जाता है। इसलिए सर्फ से आप बहुत अच्छी तरह से टैंक की सफाई करवा लें या कर लें, और उसके बाद 24 घंटे के लिए सन ड्राई यानी धूप से सूख जाए या हवा से सूख जाए, तो 24 घंटे तक आप उसके सूखने का इंतजार कर लीजिए। एक बार जब टैंक सूख जाता है उसके बाद उसमें 70 से 80% के करीब पानी भर लेना है। हमारे यहाँ फार्म पे 10,000 लीटर का टैंक है, जिसमें 8,000 के करीब पानी एक साथ उसमें हम डालते हैं फार्मिंग शुरू करने से पहले। एक बार जब 8,000 लीटर पानी उसमें डल गया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। लेकिन यहाँ पानी डालने के समय एक बात का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए कि अगर आप बोरवेल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं जहाँ शहर के सप्लाई का पानी है, तो सप्लाई के पानी को साफ करने के लिए बड़े शहरों में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, और अगर क्लोरीन का अंश उस पानी में रह गया तो वो मछलियों के लिए टॉक्सिक हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास क्लोरीन के पानी का व्यवस्था है तो उसको टैंक में डालने के बाद कम से कम 24 घंटे एरिएशन दे दीजिएगा, ताकि जो एयर का बुलबुला है वो उसको वाटर को जब एरिएट करेगा तो उससे क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और तब वो मछलियों के लिए टॉक्सिक नहीं रहेगा। तो जो बड़े शहर में सप्लाई वाटर से फार्मिंग करना चाहते हैं उनको इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए। कुछ जगहों पर बायोफ्लॉक में लोग पॉन्ड के पानी का इस्तेमाल करते हैं, मैं उसका सलाह आपको नहीं देता हूं। या तो आप ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर सप्लाई वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो क्लोरीन अच्छे से निकल जाए, इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। एक बार जब बायोफ्लॉक टैंक में आप पानी भर लेते हैं तो उसके बाद बारी आती है बायोफ्लॉक टैंक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉलोनी को बनाने का। लेकिन पिछले 6 साल के दरमियान हमने 2-3 पद्धति को अपनाया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी बनाने के लिए, और मेरे लिए जो सबसे फ्रूटफुल हुआ है, जो जिसका रिजल्ट सबसे बेहतर बायोफ्लॉक फार्म में सिंघी के पालन में हमको मिला है, उसमें हम पहले बच्चा टैंक में डालते हैं, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉलोनी के लिए उसमें मीडिया डालते हैं। क्या मीडिया डालते हैं ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि
टैंक में वो पानी भरने के बाद कौन सा बच्चा डालेंगे, किस साइज का डालेंगे और कितना डालेंगे। सिंघी के मामले में अमूमन बायोफ्लॉक में लोग गलती ये करते हैं कि पश्चिम बंगाल से आने वाला जो बच्चा होता है 1000-1500 लाइन का, उसको डायरेक्टली मंगवा के और रियरिंग टैंक में डालते हैं। सबसे पहली बात है कि बायोफ्लॉक में जो बच्चा आप डालेंगे वो 500, 550, मैक्सिमम 600 लाइन, यानी 1 kg में 600 बच्चा चढ़े, इस साइज का बच्चा रियरिंग टैंक में आपको डालना चाहिए। उससे अगर ज्यादा छोटा बच्चा है, यानी 1000, 1500 या 1400 के करीब, 1200 के करीब बच्चा अगर आप रियरिंग टैंक में डालेंगे तो वो बच्चा मरेगा, गलेगा, आप परेशान होंगे। बेहतर रिजल्ट 500 से 600 लाइन के बच्चों का है, इसलिए टैंक में डालने का सलाह जो हम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि 500-600 से ज्यादा साइज का बच्चा नहीं डालना है आपको। हम 500 से कम साइज के बच्चे को डालते हैं, कुछ टैंक में 300 साइज के बच्चे को डालते हैं, 400 साइज के बच्चे को डालते हैं, लेकिन 600 से ज्यादा छोटा बच्चा आपको नहीं डालना है। इस बात का ख्याल रखिएगा साइज के मामले में। दूसरा क्या है कि बायोफ्लॉक टैंक में जो सिंघी का बच्चा आप डालते हैं वो अगर आपके आसपास किसी बायोफ्लॉक फार्म के हैचरी से मिल जाता है तो वो सोने पे सुहागा है, क्योंकि उस बच्चे को शुरुआत से ही हाई डेंसिटी में रहने की आदत होती है। और ऐसा नहीं है कि बायोफ्लॉक का जो बच्चा है वो अवेलेबल नहीं है। बायोफ्लॉक में हमारे यहाँ से जो लोग सीख के गए थे उसमें से कुछ फार्मर ने बायोफ्लॉक की हैचरी बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से रन किया है पिछले 2-3 साल में। तो आप जिस इलाके में हैं वहां पता कर लीजिए कि बायोफ्लॉक की हैचरी में से सिंघी का बच्चा उपलब्ध है या नहीं है। अगर मिलता है तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको बायोफ्लॉक हैचरी के बच्चे को देना चाहिए। अगर उपलब्ध नहीं है तो फिर आप जहां से भी बच्चा मंगवाते हैं, अगर 500-600 लाइन का बच्चा नहीं है तो उसको अपने फार्म पे ही 1 या 2 टैंक को बच्चा के संख्या के हिसाब से हैचरी टैंक बना दीजिए और उसमें बच्चा को डाल के रख लीजिए। शुरुआत में 15 दिन में बच्चा उसमें आके थोड़ा नॉर्मल भी हो जाएगा, और अगर ग्रोथ लिया और बच्चा का साइज अगर 15-20 दिन में या 25 दिन में भी 500-600 लाइन के आसपास आ गया, तब उसको वहां से उठा के आप टैंक में डालिए, रियरिंग टैंक में, जिसमें बच्चा को आप मार्केटेबल साइज होने तक पालेंगे। इस चीज में आपको 2-3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। और वो बायोफ्लॉक में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा बायोफ्लॉक के फार्मर परेशान इसी चीज से हुए कि बच्चा को लाया, टैंक में डाला और बच्चे की मोटिलिटी नहीं रुकी। इसके पीछे का कारण हमने आपको बताया कि बच्चा चूंकि पश्चिम बंगाल से आता है, बहुत छोटा है, चल के आता है, और वो बायोफ्लॉक एटमॉस्फेयर के लिए फिट नहीं है, उसको एडजस्ट करने में परेशानी होती है, और एक तो वो स्ट्रेस में आता है, बीमारी लगने का चांस होता है, बच्चा मरता है। बायोफ्लॉक हैचरी से जो भी बच्चा का इस्तेमाल बायोफ्लॉक टैंक में हुआ है उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। ये सिर्फ मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये दूसरे तीसरे लोग भी बताएंगे जो बायोफ्लॉक के हैचरी से लाके उसका पालन किए हैं। टैंक में बच्चा डालने के दौरान आपको 4 चीजों का बहुत जबरदस्त ख्याल रखना है। वो 4 चीजें क्या है ये आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहली चीज जो है वो है मछली के जीरा का साइज 500 से 600 प्रति किलो से छोटा नहीं होना चाहिए मछली का बच्चा। दूसरा, मछली के बच्चे को जब हैचरी टैंक से रियरिंग टैंक में डालेंगे उस समय इस बात को का ख्याल रखिएगा कि सरसरी निगाहों से टैंक में देख लीजिएगा कि मछली का बच्चा बीमार तो नहीं है, सरफेस पर स्लो तो मूव नहीं कर रहा, बच्चे के शरीर पर कोई दाग तो नहीं है। अगर है तो ठहर जाइएगा, पहले उसको ठीक कीजिए, उसके बाद फिर रियरिंग टैंक में डालिए। बीमार बच्चे को अगर रियरिंग टैंक में डालेंगे तो उसका स्ट्रेस और बढ़ेगा, मछलियां मर सकती हैं, ये इसमें बहुत इस बात की संभावना है। तीसरी चीज जिसका ख्याल आपको रखना है उसमें है कि हैचरी टैंक से जब आप रियरिंग टैंक में बच्चे का ट्रांसफर करेंगे तो उसमें आपको इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चा को बहुत स्ट्रेस नहीं हो। मछली को पकड़ने के दौरान बहुत दौड़ा दौड़ा के नहीं पकड़ना है। सिंघी का जो बच्चा टैंक में होता है वो हमेशा किनारे में होता है, तो आप बहुत आसानी से किनारे से नेट के जरिए उसको उठा सकते हैं। उठा के पहले एक गमला में रख लीजिए और गमला से फिर एक छोटा हापा टैंक में बांध के रखिए, उसमें डाल दीजिए। ये प्रोसेस इतना स्मूथली करना है कि मछली के बच्चा को बहुत स्ट्रेस नहीं हो, ये महत्वपूर्ण चीज है।
जब बच्चे को आप हैचरी से रियरिंग टैंक में डाल देते हैं तो बच्चे को 24 घंटे तक कुछ खाने के लिए दाना मत दीजिएगा। एक बार बच्चा को अच्छे से पहले टैंक में सेटल हो जाने दीजिएगा, उसके बाद बच्चे को खाना देना है, और वो भी खाना थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिन पहले उसको उस पूरे एनवायरनमेंट में सेट होने दीजिएगा। उसके बाद जो फुल फीडिंग होगा वजन के हिसाब से वो आप करवा सकते हैं। तो इन 4 चीजों का ख्याल आपको बच्चा को रियरिंग टैंक में डालने के दौरान जरूर देना चाहिए, जरूर ख्याल रखना चाहिए। पहले आपने टैंक में पानी भरा, फिर मछली के बच्चे को उस टैंक में डाल दिया। अब बारी आती है कि उस टैंक में जब मछली का बच्चा रहेगा और उसको आप दाना देंगे, वो मलमूत्र का त्याग करेगा, उससे जो अमोनिया बनेगा उसको कैसे आप टेकल करेंगे। और बायोफ्लॉक की खूबसूरती इसी बात को लेकर है कि उसी पानी को जिसमें मछली खाना खाती है, जिसमें मल त्याग करती है, जिसमें मूत्र विसर्जन करती है, या जब आप दाना देते हैं उसमें से कुछ दाना खाई कुछ दाना नहीं खाई मछलियां, तो वो जब दाना सड़ता गलता है तो पानी में अमोनिया तैयार होता है, और उस पानी को बायोफ्लॉक के जरिए मछलियों के रहने के लिए आप मुफीद बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं। और यही बायोफ्लॉक की खूबसूरती है। तो इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होगी आपके टैंक में। आपने ढेर सारे वीडियो में देखा होगा कि बायोफ्लॉक में प्रोबायोटिक का इस्तेमाल होता है, या एफसीओ के जरिए जिसमें भी प्रोबायोटिक का अंश होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, फिर बच्चा डालते हैं, तो स्पाइक जो अमोनिया का आता है वो स्पाइक नहीं आता है। इसके लिए 4-5 तरीके हैं। मैं जिस तरीके का इस्तेमाल कर रहा हूं वो डकवीड है। डकवीड के जरिए जो शुरुआती अमोनिया का स्पाइक है हम उसको कंट्रोल करते हैं, और ये बहुत सस्ता, बहुत आसान, बहुत टिकाऊ है, और इसका रिजल्ट सिंघी मछली में, बायोफ्लॉक में बहुत सुंदर है। करेंगे कैसे ये आपको बताते हैं। डकवीड एक तरह का आप कहिए कि छोटा छोटा घास है जो तालाबों में आपको दिखता होगा। हमारे यहाँ टैंक में हम 3 साल से डकवीड को फार्म कर रहे हैं, और जो हमारे टैंक का डकवीड है उसी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए हम रियरिंग टैंक में इस्तेमाल करते हैं। डकवीड आपको वैसे जगह से लेना है जहां आपको जानकारी हो कि उस तालाब में मछली को बीमारी नहीं लगी हो या मछलियां मरी नहीं, क्योंकि अगर बीमारी वाले तालाब से आप डकवीड उठा के लाएंगे तो ये संभावना है कि बीमारी आपके टैंक तक पहुंच जाए। डकवीड कहीं से भी आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। शुरुआत में आपको मछली डालने के बाद डकवीड डाल देना है, और डकवीड जैसे जैसे अमोनिया टैंक में बनेगा, नाइट्रोजीनियस बेस्ड बनेगा, डकवीड उसको कंट्रोल करेगा। और डकवीड की जो जड़ें होती हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बैठने के लिए, एक कॉलोनी बनाने के लिए जगह मिलता है, तो वो एक तरह से बायोफिल्टर का काम करता है। और ये बेहद आसान है, जब आप करेंगे तो आपको इसका जो फायदा है वो समझ में आएगा। लेटर ऑन जब एक बार आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉलोनी सेट हो गया, उसके बाद आप प्रोबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं एफसीओ के जरिए, ताकि हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का जो कॉलोनी है वो बेहतर क्रिएट हो और मछलियां और ज़्यादा हैप्पी माहौल में रह सकें। वैसे तो ये मसला साइंस का है, लेकिन चूंकि आपको किसानी करना है इसलिए हम आपको वही जानकारी दे रहे हैं जिसको आप व्यवहार में ला सकते हैं। साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है, और अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, नेट पे ढेर सारा आर्टिकल मेरे ख्याल से होगा। और टैंक में पहले पानी, उसके बाद फिर मछली का बच्चा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉलोनी के लिए डकवीड का इस्तेमाल। यहाँ तक आप उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन जब आप डकवीड का इस्तेमाल करेंगे, ये संभावना है कई कारण से ऐसा हो सकता है कि कभी अमोनिया का स्पाइक उसमें आ जाए, नाइट्रेट बढ़ जाए पानी में, तो उसके लिए हम लोग प्रिकॉशन का इस्तेमाल करते हैं। प्रिकॉशन के तौर पर जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है आयोडीन फ्री नमक, सॉल्ट। जो हम लोग नमक खाते हैं जिसमें आयोडीन नहीं हो, वो वाला नमक टैंक में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उससे होता ये है कि अगर नाइट्रेट जो है वो पानी में बन गया, जो कि मछलियों के लिए घातक है, तो जब आपके टैंक में सैलिनिटी रहेगी, यानी पानी में खारापन रहेगा 1 से 3 पीपीटी तक, तो मछलियों का गिल जो है वो नाइट्रेट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो मछलियों पर
मछलियों के लिए टॉक्सिक नहीं होगा। तो नमक का इस्तेमाल हम लोग टैंक में करते हैं। हम यहाँ पे अपने यहाँ 8000 लीटर में 3 केजी आयोडीन फ्री नमक का इस्तेमाल करता हूँ और उससे मेरा काम चल जाता है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। 1 पीपीटी यानी 1000 लीटर में 1 किलो नमक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नमक देने का जरूरत नहीं है क्योंकि सिंघी को बहुत खारे पानी की जरूरत नहीं है। इसलिए 8000 लीटर में हम 3 केजी नमक का इस्तेमाल करते हैं और रिजल्ट उसका बढ़िया है। नमक देने का और ढेर सारा फायदा है टैंक में। उसमें से एक फायदा यह है कि मछलियों का जो मेटाबॉलिज्म है उसको नमक अस्थिर करके रखता है। स्ट्रेस के कारण वो उसको बिगड़ने नहीं देता है। तो शुरुआत में मेटाबॉलिज्म अस्थिर रहे, डाउन नहीं हो, इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो उसमें भी आपको नमक मदद करेगा। नाइट्रोजनियस वेस्ट से जो जहरीला चीज मछली को नुकसान पहुंचा सकता है उससे भी बचाव करेगा। तो इस स्टेज में नमक का इस्तेमाल करेंगे आप डकवीट डालने के बाद। टैंक में पानी डाल दिया आपने, मछली का बच्चा डाल दिया, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए डकवीट का इस्तेमाल आपने कर लिया। एक प्रिकॉशन जिसको ढाल कहते हैं उसके लिए हमने नमक का इस्तेमाल कर लिया। अब बारी आती है एरिएशन की, और ये सारा सब कुछ आप एक दिन में ही कर सकते हैं। हालांकि टैंक में पानी भरने के बाद एरिएशन आप सेकेंड स्टेप पर भी डाल सकते हैं या लास्ट में भी डाल सकते हैं। एरिएशन आपको पानी में जरूर देना चाहिए क्योंकि अगर टैंक के पानी का 5 ppm से ऊपर डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल रहता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कॉलोनी है वो बेहतरीन बनती है। हमारे यहाँ इस फार्म पे जो बायोफ्लॉक के जनक हैं इजराइल के साइंटिस्ट योरम अब्नीमेले, वो भी आ चुके हैं और उनका जो बुक है उस बुक को आप पढ़ेंगे तो उसमें ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जब टैंक के पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन 5 ppm से एवव रहता है यानी ऊपर रहता है तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया नाइट्रोजीनियस बेस्ट को यूटिलाइज करके यानी उसको खा के उसको खत्म करके अपनी संख्या बनाती है, अपना कॉलोनी बढ़ाती है और उससे जो फ्लॉक का निर्माण होता है मछलियां उसको खाती हैं। तो आपको 5 ppm से नीचे ऑक्सीजन का लेवल नहीं जाए इसके लिए बेहतरीन एरिएशन का व्यवस्था करना होगा। हम जो एरिएशन का व्यवस्था करते हैं सिंगल या डबल एरिएशन भी एक टैंक में रहता है सिंघी के टैंक में, तो उससे 5 ppm से अब ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन हो जाता है। बहुत ज़्यादा 5 या 6 डालने का जरूरत जो पोरस पाइप है वो नहीं है, या वो जो आप एयर स्टोन डालते हैं उसकी जरूरत नहीं है। अगर 2 एयर स्टोन भी बढ़िया हवा दे रहा है और 5 ppm डिजॉल्व ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा है या उससे अब मेंटेन कर रहा है तो आपका काम चल जाएगा। मछली के लिए भी 5 ppm से अगर 5 ppm या उससे ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है तो एक बढ़िया माहौल रहता है, उससे दूसरी चीज़ें भी मेंटेन रहती हैं। तो मछलियाँ भी खुश, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खुश, तो बहुत अच्छे से फार्मिंग आपका हो जाएगा। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब बिजली कट जाए, लाइन का प्रॉब्लम हो जाए तो सिंघी जिस टैंक में होती है उसमें 1.5-2 घंटे तक बहुत परेशानी आपको नहीं होगी क्योंकि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल है वो अचानक 5 ppm से 0 नहीं होगा, वो धीरे धीरे डाउन होता है। तो उसको धीरे धीरे डाउन होने में टाइम लग जाता है, लेकिन 1-1.5 घंटा 2 घंटा तक अगर बिजली कटा हुआ है तो उससे समस्या नहीं है। लेकिन 2 घंटा से ज़्यादा अगर बिजली कट जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कॉलोनी है वो भी बर्बाद होगा, मछलियाँ भी स्ट्रेस में आएंगी। इसलिए इस बात को जरूर इस बात को सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपके फार्म पर बिजली की प्रॉपर व्यवस्था हो ताकि एरिएशन 2 घंटा से ज़्यादा नहीं रुके। बायोफ्लॉक में जो कुछ किसान परेशान हुए उसमें एक रीजन एरिएशन का रुकना भी या एरिएशन का कम होना भी रहा है। तो अगर ये इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो बहुत आराम से मछली पालन बायोफ्लॉक में शुरुआत का जो आधा सफर है, जो सबसे टेंशन वाला सफर है, उसको आप बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। उसके बाद आपके जिम्मे सिर्फ ये रह जाएगा कि मछलियों का ग्रोथ कैसे हो और कैसे उसको मार्केटेबल साइज तक पहुंचाकर मार्केट ले जाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत का यही स्टेप है जो मैंने आपको अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से, जिसको मैं फॉलो करता हूं, वो बताया है। आप इस पूरे सीरीज का ये पहला वीडियो है
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, घंटा वाला दबा लीजिएगा, क्योंकि जब आपको वीडियो डालें तो वो आपके पास तक पहुंच जाए। और वीडियो में आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस शहर, गांव, कस्बा से, वो जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि ये पता चल सके कि कहां तक हमारी बातें पहुंच रही हैं। इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक देखते रहिए फिश फार्मिंग। और आपके मन में अगर कोई सवाल हो इससे जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। हम कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब को देने का। देखते रहिए फिश फार्मिंग।